तो 19 जनवरी 1990 को जो हुआ वो कोई एक दिन की घटना नहीं थी। उसके लिए एक बहुत लंबा प्लानिंग का जरूरत पड़ता है। लगभग 130 साल में कश्मीर का हिंदू मेजॉरिटी से बिल्कुल माइन्यूट माइनॉरिटी तक पहुंच चुका था। इसके अलावा कई हजार मंदिरों को भी तोड़ा गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंद राज और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल भारत का हमारा खास एपिसोड एक्सप्लेनर। द कश्मीर फाइल्स मूवी आए हुए आज 13 दिन हो चुके हैं और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यह मूवी 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हालातों के विषय में जिसके कारण कश्मीर में ये पूरा नरसंहार हुआ और अंत में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर जम्मू और दिल्ली जैसे शहरों में बसना पड़ा। 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ था ये तो आप मूवी में देख सकते हैं, लेकिन किसी भी मूवी से जो 2-2.5 घंटे की मूवी बनी है उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से लेकर के अंत तक और अभी तक आपको एक्सप्लेन कर दे कि अभी तक क्या क्या चीजें हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है 19 जनवरी 1990 से पहले की कहानी और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद की कहानी पर। तो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं सन 1320 से। 1320 से पहले अगर हम देखें तो कश्मीर में मेजॉरिटी जो रिलीजन था वो हिंदू था और इसके अलावा कुछ बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी कश्मीर में रहते थे। 1320 में एक ऐसी घटना हुई जिसने मानो कश्मीर को ग्रहण लगा दिया हो। कश्मीर के राजा का एक आर्मी जनरल हुआ करता था शाह मीर। जब उसने देखा कि सत्ता कमजोर पड़ रही है तो उसने राजा का तख्ता पलट किया और खुद की डायनेस्टी स्थापित की जिसे कहा गया शाह मीर डायनेस्टी या शाह मीर वंश के नाम से जाना गया। शाह मीर के सत्ता में आते ही बड़े स्तर पर हिंदुओं का नरसंहार और फोर्सफुल कन्वर्जन शुरू होता है। लेकिन कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। साल 1389 से 1413 तक कश्मीर और इसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया सिकंदर शाह ने। सिकंदर शाह को कई बार सिकंदर बुत सिकन भी कहा जाता है। बुत सिकन इसलिए कहा जाता है, बुत यानी मूर्ति और सिकन यानी उसको तोड़ने वाला। तो उसने हजारों मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तबाह किया और सिकंदर शाह के शासन में बड़े स्तर पर कश्मीरियों का धर्मांतरण किया गया और उनकी हत्याएं की गई। इसके अलावा कई हजार मंदिरों को भी तोड़ा गया। 1450 आते आते कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका था। लगभग 130 साल में कश्मीर का हिंदू मेजॉरिटी से बिल्कुल माइन्यूट माइनॉरिटी तक पहुंच चुका था। सिकंदर शाह के ही शासनकाल में पहली बार कश्मीरी पंडितों और अन्य कश्मीरी हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ। अधिकांश कश्मीरी हिंदू या तो पलायन कर गए या मार दिए गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने धर्मांतरण को भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद से लगातार कश्मीरी हिंदुओं पर कई छोटी बड़ी हिंसाएं होती रही। अगर उन सभी पर चर्चा करेंगे तो वीडियो कुछ घंटों का बन जाएगा, इसलिए अब बात सीधे आधुनिक इतिहास की करते हैं। साल 1980 से कहानी की शुरुआत करते हैं। इस दौर की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ 19 जनवरी 1990 को जो हुआ वो कोई एक दिन की घटना नहीं थी। उसके लिए एक बहुत लंबा प्लानिंग का जरूरत पड़ता है। तो अब सबसे पहले समझते हैं इस दौर के वैश्विक हालात को। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो चुका था। एक 1947 में, फिर 65 में और फिर 71 में। और 3 युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ चुका था कि भारत से सीधी लड़ाई लड़ना उसके लिए नुकसान का सौदा है। तो पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटजी को अपनाया। इस स्ट्रेटजी को कहा जाता है ब्लीड बाय 1000 कट। ये पाकिस्तान का एक बहुत ही प्लान्ड मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। इसके तहत उनका मानना यह है कि हर कुछ समय बाद भारत को एक छोटा सा जख्म देते रहो, लेकिन जख्म देने के लिए भी पाकिस्तान को पैसे की आवश्यकता थी और ये पैसा पाकिस्तान के पास था नहीं। पाकिस्तान को तलाश थी एक मौके की और मौका मिला सोवियत अफगान वॉर में। 1979 आते आते अफगानिस्तान में राजनीतिक माहौल बहुत बिगड़ चुका था। उस वक्त की अफगानिस्तान सरकार ने सोवियत संघ से मदद मांगी और सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान भेज दी। अब इस प्रकरण में अमेरिका का कोई रोल होना नहीं चाहिए था, लेकिन बस अमेरिका का एकमात्र इंटेंशन ये था कि सोवियत को परेशान किया जाए। इस घटना से कुछ साल पहले ही अमेरिका वियतनाम से भाग चुका था और दुनिया भर में अमेरिका का मजाक उड़ रहा था। तो अमेरिका का केवल इतना इंटेंशन था कि वो सोवियत को भी उनका एक वियतनाम देना चाहते थे और अमेरिका के इस चाल में मदद किया पाकिस्तान ने। अमेरिका ने भर भर कर हथियार
और पैसा पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान भिजवाया और अफगानिस्तान में तालिबान को ट्रेनिंग दिया। तालिबान को ट्रेनिंग देने में पाकिस्तानी सेना का भी रोल रहा और अमेरिकन CIA का भी। और ये जो पैसा अमेरिका से पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान जा रहा था और जो हथियार अमेरिका पाकिस्तान को और तालिबान को मुहैया करवा रहा था, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हुआ कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में। अब बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि अमेरिका को पता ही नहीं था कि वो जो पैसा तालिबान को फंड कर रहा है वो पैसा कश्मीर जा रहा है और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। और आप भी एक बार जरा सोच करके देखिए कि क्या ये संभव है कि CIA जब खुद पाकिस्तान में बैठी हुई है और उसे पता ही नहीं है कि अमेरिका से आया हुआ पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कश्मीर में जो इंसर्जेंसी क्रिएट हुआ उसमें अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है और अमेरिकन्स को पता था कि उनका पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उन्हें कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद से कोई मतलब ही नहीं था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 9/11 के हमले से पहले तक अमेरिका टेररिज्म को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। उसका कहना था कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। जब पहली बार अमेरिका को हिट किया गया तब अमेरिका ने माना कि हाँ, टेररिज्म जैसा भी कोई चीज होता है। अदरवाइज अमेरिकन्स ने तो कभी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आतंकवाद जैसी भी कोई चीज होती है। और इस दौर में अमेरिका बहुत हद तक एंटी इंडिया था। 1980 के दशक में अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान को F-16 फाइटर प्लेन्स पकड़ा दिए थे। भारत ने इसका विरोध भी किया लेकिन अमेरिकन्स ने भारत के इस विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। वहीं फिर जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त भी हमने अमेरिकन्स से GPS डेटा मांगा था और अमेरिकन्स ने न्यूट्रलिटी के नाम पर हमें GPS डेटा देने से इनकार कर दिया था। फिर 2005 में दोबारा अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर प्लेन्स बेचे थे। तो उस दौर में ये बात तो क्लियर था कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ ही था। अब आते हैं साल 1988 पर। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से 2 साल पहले सोवियत संघ अफगानिस्तान में युद्ध हार चुका था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और तालिबान की जीत से कश्मीर में पनप रहे आतंकवादियों के हौसले आसमान छू रहे थे। और ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन टूटने के कगार पर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में पहुंच चुकी थी। तो पाकिस्तानियों के लिए ये परफेक्ट टाइम था जब वो कश्मीर को भारत से अलग करने के अपने प्लान को सक्सेस के तरफ ले जा सकते थे। अब अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो अब आते हैं कश्मीर पर। साल 1981 की जनगणना को यदि देखें तो कश्मीर की कुल आबादी 59 कुछ लाख की थी, यानी तकरीबन 60 लाख की आबादी कश्मीर की थी। और इसमें से 32 लाख लोग कश्मीर घाटी में रहते थे और इन 32 लाख लोगों में से 94% आबादी मुस्लिम थी, 4.42% हिंदू, 1.2% सिख और आधा प्रतिशत बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। और 4.42% जो हिंदू है उसमें से लगभग 4% कश्मीरी पंडित थे। तो यदि आबादी को कैलकुलेट करें तो उस वक्त साल 1981 में कश्मीर में तकरीबन 1,30,000 कश्मीरी पंडित रह रहे थे। 89 में अगर देखें तो 20,000 और जोड़ देते हैं, 1.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में रह रहे थे। तो बहुत जगह जो ये आंकड़ा दिया जाता है कि 3 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया या 4 लाख 4.5 लाख, ये बहुत एग्जैजरेटेड डेटा है। इतने कश्मीरी पंडित तो ऑब्वियसली नहीं थे। जो सेंसस है, हम सेंसस के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 1.5 लाख कश्मीरी पंडित उस वक्त घाटी में रह रहे थे। तो अब कश्मीर की राजनीति पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साल 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत हो चुकी थी। साल 1983 में शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब इसके 1 साल बाद ही यानी साल 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट पड़ जाती है। शेख अब्दुल्ला के दामाद गुलाम मोहम्मद शाह, जिन्हें कई बार गुल शाह के भी नाम से जाना जाता है, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से हाथ मिलाया और फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिरा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े नेता ने फारूक अब्दुल्ला का साथ छोड़कर गुलाम मोहम्मद शाह का समर्थन कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी को उस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर में सत्ता से मतलब था, चाहे जिसके भी सपोर्ट से सत्ता मिले, बस सत्ता में बने रहो। लेकिन इसी साल एक और बड़ी घटना होती है। इसी साल इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है।
अब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद केंद्र की राजनीति भी बहुत डमाडोल स्थिति में थी। राजीव गांधी जिन्हें पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें सीधे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कभी भी आप किसी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को देश की सत्ता सौंप देंगे तो कुछ पॉलिटिकल ब्लंडर्स तो होना स्वाभाविक है। इंदिरा गांधी जब तक जीवित थी तब तक एटलीस्ट एक चीज तो था कि जो कश्मीर की कमान है वो एक मजबूत हाथ में थी। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कश्मीर के हालात भी बड़ी तेजी से बदलते हैं। गुलाम मोहम्मद शाह सीएम तो बन चुके थे, लेकिन उन्हें जनता का कोई समर्थन हासिल ही नहीं था। अब सत्ता में बने रहने के लिए पब्लिक का समर्थन तो चाहिए, और पब्लिक ने तो फारूक अब्दुल्ला के नाम पर वोट किया था। तो जनता का समर्थन हासिल करने के लिए गुलाम मोहम्मद शाह ने कश्मीर में पनप रहे आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन शुरू किया तो उनको दिखाने के लिए कुछ काम भी करना था, और इसे काम तो कम ही कहेंगे, कारनामा ज्यादा कहेंगे। जम्मू कश्मीर की एक सिविल सेक्रेटेरिएट है, उसके पास एक मंदिर है जिसके अंदर मस्जिद बनाने का निर्णय सरकार ने लिया। अब मंदिर के अंदर मस्जिद बनाने के इस निर्णय के खिलाफ जम्मू में और कुछ अन्य हिंदू मेजोरिटी वाले जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद गुलाम मोहम्मद शाह कश्मीर जाते हैं और पब्लिक रैली में खुलकर कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। अब जैसे ही ये नारा दिया गया उसके बाद अनंतनाग में दंगे शुरू हो जाते हैं। कई मंदिरों को तोड़ा गया, पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन दंगों में किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन खैर, इसके बाद कांग्रेस की नींद खुली और कांग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शाह से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद अगले साल 1987 में जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव होने वाले थे। इस बार गठजोड़ बना राजीव गांधी, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद का। इन तीनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। वहीं इन तीनों के गठबंधन के विरोध में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट चुनावी मैदान में थी, और इस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की कमान सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक के हाथों में थी। लेकिन कहा यह जाता है कि साल 1987 का यह चुनाव पूरी तरह रिग्ड था। इन चुनावों में जी भरकर धांधली हुई और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जितवाया गया। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी थी जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हार चुके थे और रात में 8 बजे 9 बजे वापस से उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि आप जीत चुके हैं, और उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो जब इस तरीके का रिग्ड इलेक्शन होता है, पूरी तरह से बेईमानी करके कांग्रेस को जितवा दिया जाता है, तो बहुत से लोगों का इंडियन स्टेट पर से भरोसा उठने लगता है। इन्हीं लोगों में शामिल था सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक। इन लोगों का इरादा था कि चुनावी प्रक्रिया से जीतकर कश्मीर की राजनीति में आएंगे और फिर कश्मीर को अलग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार के सामने खतरा यह था कि अगर ये लोग चुनाव जीतते हैं तो कश्मीर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए कांग्रेस ने चुनाव को ही अपने पक्ष में करवा लिया। चुनाव हारने के बाद यासीन मलिक और उसके साथी सीधे पाकिस्तान पहुंचे, जहां इन लोगों की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद जब ये लोग आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से वापस आते हैं तो कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या का एक पूरा क्रम शुरू हो जाता है। एक के बाद एक हिट लिस्ट जारी की जाती है। लोगों के घरों पर पोस्टर चिपका करके कहा जाता है कि अब तुम्हारी बारी है। इस तरीके से फिर कई प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों को मारा गया, जिसमें दूरदर्शन के पत्रकार से लेकर हाई कोर्ट के जज भी शामिल थे। इन सब विषयों को द कश्मीर फाइल्स में बहुत विस्तृत रूप में दिखाया गया है, जिसे आप मूवी में देख सकते हैं। 1989 तक अफगानिस्तान से सोवियत भी लौट चुका था, और सोवियत यूनियन के खिलाफ जिन तालिबानियों ने लड़ाई लड़ी थी उन्हें फिर कश्मीर भेजा जाता है। एक चीज याद रखिए कि अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई है साल 1989 तक, ये सभी कांग्रेस रिजीम में हो रही है। केंद्र में राजीव गांधी सत्ता में थे इस वक्त। अब आता है दिसंबर 1989, केंद्र की सत्ता बदली, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और मुफ्ती मोहम्मद सईद को देश का गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री बनने के 8 दिन बाद ही मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी किडनैप हो जाती है। कहा गया कि कॉलेज से लौटते वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण होता है, लेकिन वास्तव में क्या बेटी उनकी किडनैप हुई भी थी या खुद ही छिप गई थी, ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन बेटी को छुड़ाने के नाम पर जम्मू कश्मीर की जेल में बंद 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने बाद में कहा था
कि उन्हें लिटरली धमकियां दी जा रही थी कि आतंकवादियों को छोड़ दो और नहीं तो हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। तो आतंकवादी तो छोड़ दिए गए। फिर आता है दिन 19 जनवरी 1990। इसी दिन 19 जनवरी 1990 के ही दिन जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। फारूक अब्दुल्ला इसी दिन इस्तीफा दे देते हैं। फारूक अब्दुल्ला का आरोप यह था कि केंद्र में बैठी वीपी सिंह की सरकार जगमोहन के जरिए कश्मीर में खुद शासन करना चाहती है और इसलिए 19 जनवरी 1990 के ही दिन फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 19 जनवरी को ही जगमोहन जम्मू पहुंचते हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनकी फ्लाइट श्रीनगर नहीं पहुंच पाती है और अगले 2 दिन तक जगमोहन श्रीनगर में ही रहते हैं। तो जिस दिन ये सारा जेनोसाइड हो रहा था उस दिन यदि देखें तो जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, ना कोई पुलिस थी, सारे पुलिस अपने अपने घर चले गए थे। यानी कि ये पूरी तरह से अगर आप देखें तो एक प्लान भी लगता है कि हो सकता है ये पूरी तरह से प्लान करके किया गया हो कि 19 जनवरी को गवर्नर आते हैं लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो जम्मू में फंसे रह जाते हैं। उसी दिन चीफ मिनिस्टर का भी इस्तीफा आ जाता है और उस दिन सारे पुलिस वाले भी अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं और उसी रात कश्मीरी पंडितों का मैसेकर शुरू हो जाता है। इस घटना से कुछ दिन पहले की घटना को अगर देखें तो 4 जनवरी 1990 को कश्मीर का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है अल सफा। इस न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स दिए गए थे और कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों घाटी को छोड़ दो। अब न्यूज़पेपर में खुल्लम खुल्ला एडवर्टीजमेंट दे करके कश्मीरी पंडितों को धमकाया जा रहा था, लेकिन सरकार ने तब भी कश्मीर घाटी में पैरामिलिट्री को या इंडियन आर्मी को नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल सच है कि कश्मीरी पंडितों के इस पूरे नरसंहार में वीपी सिंह की सरकार भी दोषी है और वीपी सिंह की सरकार को भाजपा भी समर्थन दे रही थी। पूरे 85 सांसद थे जो वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे। लेकिन जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का ये पूरा जेनोसाइड हो रहा था उस वक्त सब के सब मौन बैठे थे। हाँ, ये बात है कि जगमोहन पर कई बार ये आरोप लगता है कि उन्होंने ये सब होने दिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जगमोहन जम्मू में फंसे हुए थे, वो श्रीनगर आ ही नहीं पाए थे। वो तो 21 जनवरी को श्रीनगर पहुंचते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाया जाता है जिसके बाद हिंसा पर थोड़ा बहुत नियंत्रण हो पाता है। यहाँ एक और बात नोटिस करने वाली है कि जगमोहन जी की तरफ से रेडियो पर यह अनाउंस कर दिया गया कि जो भी कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ करके आना चाहते हैं वो लोग जम्मू आ जाएं, उनके लिए जम्मू में सारी व्यवस्था की गई है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार खुद भी कश्मीरी पंडितों को जम्मू बुला रही थी। उनसे कहा गया कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी, जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आपको मिलती रहेंगी, आप अभी फिलहाल के लिए घाटी छोड़कर जम्मू आ जाएं। तो ये भी एक आरोप सरकार पर लगता है कि वो खुद ही कश्मीरी पंडितों को वहां रोकने के बजाय, पैरामिलिट्री भेजने के बजाय जम्मू बुला रही थी। अब इसके बाद 21 जनवरी को एक और घटना होती है, गोकाडल फायरिंग। गोकाडल एक जगह है जहां बहुत सारे अलगाववादी एक साथ इकट्ठा होकर भारत सरकार के खिलाफ और भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, जिसके बाद सेना ने ओपन फायरिंग करी। कहा जाता है कि तकरीबन 100 लोग मारे गए, लेकिन ये अनऑफिशियल डेटा है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 लोग इस ओपन फायरिंग में मारे गए थे। कर्फ्यू लगने के बाद आर्मी की तरफ से मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि इनफ इज इनफ, जितना करना था कर लिया, अब कंट्रोल आर्मी के हाथ में है। और ये जो अलगाववादियों पर ओपन फायरिंग की गई थी, ये कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज सेंड कर चुका था कि अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरना पाकिस्तान का तो पूरा प्लान था कि 26 जनवरी को कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा। लेकिन इस ओपन फायरिंग ने अलगाववादियों को एक क्लियर मैसेज भेज दिया था कि अगर तुमने अब कोई हिमाकत करी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब एक आखिरी सवाल, अब तक कितने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया गया है? तो जो इसका ऑफिशियल डेटा है उसके मुताबिक अब तक 3000 कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर घाटी में बसाया जा चुका है। लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम है, क्योंकि जिस वक्त साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था उस वक्त उनकी आबादी तकरीबन 1.5 लाख थी और पिछले 30 सालों में आबादी बढ़कर तकरीबन 3 लाख पहुंच चुकी है। तो 3 लाख में से अगर आप
3000 लोगों को बसाते हैं, तो इन 3000 लोगों को काउंट ना किया जाए तो वही ज़्यादा सही होगा। यानी कि अभी लगभग सभी लोगों को वापस बसाना बाकी है। वहीं बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो साल 2019 में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि पिछले 5 सालों में 610 कश्मीरी पंडितों को वापस से कश्मीर घाटी में बसाया गया है। तो ये आंकड़ा भी बिल्कुल ना के बराबर ही है कि 5 सालों में अगर आप सिर्फ 610 लोगों को घाटी में बसा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस विषय में अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि कश्मीर के विषय में आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे और 19 जनवरी 1990 की रात क्या हुआ था ये आप द कश्मीर फाइल्स मूवी में देख सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।